हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 11th चैप्टर 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारे लिए समझना जरूरी है कि डाटा होता क्या है। डाटा क्या होता है कि डाटा की बात करें तो डाटा का मतलब है कि डाटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जहाँ डाटा इज बेसिकली रॉ एंड अनप्रोसेस्ड मटेरियल। मतलब जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं अपनी तरफ से, कीबोर्ड से या माउस से या किसी भी इनपुट डिवाइस से, वो डाटा का काम करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने कंप्यूटर को दिया नेम, क्लास, मार्क्स, ये क्या है डाटा। डाटा की प्रोसेसिंग के बाद जो चीज़ तैयार होती है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो कह सकते हैं कि डाटा क्या है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। जब हम कंप्यूटर को कोई भी डाटा देते हैं वो जाता है सीपीयू के पास, तो सीपीयू उसकी प्रोसेसिंग करके उसकी इन्फॉर्मेशन बनाता है। आगे बात करते हैं कि डाटाबेस का कॉन्सेप्ट क्या है। सो डाटाबेस क्या है कि डाटाबेस इज कलेक्शन और रिलेटेड डाटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर्ड टुगेदर विदाउट रिडंडेंसी। कि डाटाबेस में रिलेटेड डाटा होता है जो ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होता है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी रिडंडेंसी नहीं होती। रिडंडेंसी का मतलब होता है विदाउट एनी डुप्लीकेसी, कि सेम डाटा बार बार इसमें रिपीट नहीं होगा। जैसे मैंने चैप्टर के शुरू में बताया कि हमारे पास यहाँ पे दो चीजें आएंगी, एक आएगा डाटा, एक आएगा इंफॉर्मेशन। सो डाटा की है, द डाटा वर्ड कवर्स कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स स्टोर्ड इन द डाटाबेस। जो भी हम फैक्ट्स वगैरह या इनपुट कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, डाटाबेस में स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं डाटा। डाटा एक रॉ मटेरियल होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। वो मीनिंगफुल कब होता है, जब वो इंफॉर्मेशन बनती है। सो इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डाटा विच हैज सम मीनिंगफुल वैल्यूज फॉर द यूजर। कि इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेसिंग के बाद तैयार होती है और इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है। कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो डाटा का काम करेगा, और जब हमारे पास रिजल्ट आएगा वो इन्फॉर्मेशन का काम करेगा। तो कह सकते हैं कि डाटाबेस के लिए जो डाटा है वो इनपुट है, और जो डाटाबेस से हमें रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है, इन्फॉर्मेशन। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीन तरह से डाटा आ रहा है और उसकी सीपीयू के थ्रू प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या बनेगा, इन्फॉर्मेशन। आगे आपके लिए एक एक्टिविटी है, आप देख सकते हैं कि चार क्वेश्चन दिए गए हैं। इनमें से आपने देखना है कि डाटा कौन सा है और इन्फॉर्मेशन कौन सी है। आप अपने कंप्यूटर अध्यापक को भी चेक करवा सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि किसका क्या आंसर आपने किया है। सो आगे बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम एंड डाटाबेस। कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम और डाटाबेस में क्या अंतर है। जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है उसको फाइल बेस्ड सिस्टम भी बोलते थे। इसके अंदर जो भी हम डाटा स्टोर करते थे वो मैनुअल वे में स्टोर करते थे, जिसमें क्या होता था कि जितने भी मॉड्यूल होते थे वो अपने डाटा को खुद कंट्रोल करते थे, जिसके लिए डाटा प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट चाहिए होते थे, कि सारा काम मैनुअली होता था। सो जो डाटा प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट होते थे उनका काम होता था कि फाइल का स्ट्रक्चर तैयार करना और उन स्ट्रक्चर्स को मैनेज करना और उनके लिए कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर डिजाइन करना। उसके बेस पे रिपोर्टिंग होती थी, मतलब कि प्रिंटेड फॉर्मेट तैयार होता था। अगर हम डाटाबेस अप्रोच की बात करें तो ये क्या है, इट इज अ वेल ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज रिलेटेड इन ए मीनिंगफुल वे विच कैन बी असेस्ड बाय डिफरेंट यूजर्स विदाउट एनी रिडंडेंसी इन ए डाटाबेस। कि डाटाबेस के अंदर आपका डाटा सही तरीके से स्टोर होता है जिसको अलग अलग यूजर बिना किसी डुप्लीकेसी के असेस कर सकते हैं। इसके लिए हम डीबीएमएस का यूज करके क्या कर सकते हैं, डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और sorting करके डाटा को अरेंज भी कर सकते हैं। नीचे एक डायग्राम दिया गया है जिसमें ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम और मॉडर्न डाटाबेस बताया गया है। अगर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की बात करें तो इसमें हमारे पास तीन फाइलें हैं, टीचर डाटा फाइल, लाइब्रेरियन की डाटा फाइल और कलर की डाटा फाइल। ये तीनों अपनी अपनी फाइल पे काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट नेम टीचर वाली फाइल में भी है, लाइब्रेरी वाली फाइल में भी है और क्लर्क वाली फाइल में भी है। अगर मान लो हम टीचर फाइल में स्टूडेंट का नाम चेंज करते हैं, वो बाकी जगह पे चेंज नहीं होगा, जिससे इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर हम डीबीएमएस की बात करें तो इसमें ये तीनों के पास अपनी अलग अलग प्राइवेट फाइल नहीं है, एक ही डीबीएमएस है जिसके अंदर वो काम करेंगे। सो इसमें डुप्लीकेसी का चांस ही नहीं है कि जो फील्ड एक बार एंटर कर दिया वो आपको बार बार
अलग अलग फाइलों में एंटर करने की जरूरत नहीं है। बाकी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटाबेस कि डाटाबेस के क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है मिनिमल रिडंडेंसी। जो कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था उसके अंदर हर फाइल की अपनी प्राइवेट फाइल्स होती थी। सो सेम डाटा अलग अलग फाइल्स में कॉपी होता था, जिसके कारण डुप्लीकेसी प्रोड्यूस होती थी, जिससे स्टोरेज स्पेस वेस्ट होती है। लेकिन डीबीएमएस के अंदर एक सेंट्रलाइज डाटाबेस होता है, जिसके कारण इसमें डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी नहीं आएगी। आगे है सेकंड पॉइंट है इनकंसिस्टेंसी कैन बी अवॉइडेड। जो पुराना फाइल सिस्टम था उसके अंदर सेम डाटा अलग अलग फाइल्स में डुप्लीकेट होता था, उसकी कॉपी बन जाती थी। अगर हम एक फाइल में चेंज करते थे और दूसरी फाइल में चेंज नहीं होता था, जिसके कारण इनकंसिस्टेंसी आती थी। लेकिन डाटाबेस के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया, जिससे कॉमन कॉपी होगी जिसे सारे मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, और जैसे किसी एक जगह चेंज करेंगे बाकी जगह अपने आप चेंज हो जाएगी। थर्ड है शेयरिंग ऑफ डाटा। फाइल सिस्टम के अंदर फाइल्स को मल्टीपल एप्लीकेशन में शेयर नहीं किया जा सकता एक टाइम पे, बट डाटाबेस के अंदर हम डाटाबेस को शेयर कर सकते हैं अलग अलग यूजर में, अलग अलग एप्लीकेशंस में। आगे है सर्च कैपेबिलिटी। डाटा कैन बी सर्च क्विकली इन डाटाबेस अप्रोच। डाटाबेस के अंदर हम डाटाबेस को आसानी से बहुत स्पीड से सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, क्योंकि डाटा एक सेंट्रल जगह पे पड़ा होता है, काफ़ी कम समय लगता है। लेकिन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में समय ज़्यादा लगता था, क्योंकि फाइल अलग अलग जगह पड़ी होती थी। फिफ्थ पॉइंट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ऑफ डाटा मीन्स डाटा इन द डाटाबेस इज ऑलवेज एक्यूरेट। इसका मतलब है कि हमारे जो डाटाबेस में है डाटा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि डाटा अगर एक जगह सेंट्रल जगह होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जबकि पुराने सिस्टम में इंटीग्रिटी नहीं होती थी। सिक्स पॉइंट है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। डीबीएमएस हमें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का फीचर भी प्रोवाइड करता है, जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में ज़्यादा वास्ट नहीं था, और उसकी जो सिक्योरिटी लेवल था वो कमज़ोर था। लेकिन जब हम डाटाबेस के अंदर मल्टीपल यूजर्स को परमिशन देंगे डाटाबेस को एक्सेस करने की, शेयर करने की, तो उसके लिए डाटाबेस को अलग अलग तरह के राइट्स दिए जा सकते हैं, जिससे वो डाटाबेस को आसानी से अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं बिना किसी के डाटा को खराब किए। सेवंथ पॉइंट है इजीली एसेसिबल। डीबीएमएस के अंदर डाटाबेस के लिए अलग अलग यूजर क्रिएट किए होते हैं, जिससे वो डाटाबेस को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। एट पॉइंट है इजी बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप और रिकवरी का मतलब होता है कि अगर आपकी फाइल खराब हो जाती है, फाइल डिलीट हो जाती है, डाटा खराब हो जाता है, तो इसके अंदर हमारे पास टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम डाटा को वापस लेके आ सकते हैं अगर हमारा डाटा खराब हो जाए या डिलीट हो जाए। तो आपके लिए एक्टिविटी है कि राइट द नेम ऑफ प्लेसेस वेयर डाटाबेस इज बीइंग यूज्ड। कि कुछ पॉइंट्स बताओ, 10 पॉइंट्स हैं कि डाटाबेस कहाँ का यूज होता है। जैसे मान लो आपको बताता हूँ, स्कूल में यूज होता है, कॉलेज में होता है, बैंक्स में होता है। बाकी आप अपने पॉइंट ऐड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपने क्या क्या पॉइंट किए हैं, और अपने टीचर से भी चेक करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस, कि डीबीएमएस की इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी जान पहचान। डीबीएमएस का पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसका काम क्या है, डाटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना और रिक्वायर्ड डाटा को डिस्प्ले करना। सो डीबीएमएस हमारे बीच, मतलब एंड यूजर के बीच और डाटाबेस के बीच एक इंटरफेस का काम करता है, जी यूजर्स को अलो करता है कि डाटा को क्रिएट कर सके, रीड कर सके, अपडेट कर सके और डिलीट भी कर सके। इसके अलावा जी हमें डाटा सिक्योरिटी, डाटा इंटीग्रिटी, कनकरेंसी और यूनिफॉर्म डाटा एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड करता है। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। सो डीबीएमएस की डेफिनेशन क्या बोलती है कि डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग databases. It performs basic operations like create, read, update, delete and protect data in a database. कि database बना सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और सिक्योरिटी के लिए प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। आगे है रोल और यूजर्स इन डाटाबेस एनवायरनमेंट। कि अलग अलग यूजर्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है डीबीए, नंबर 1। डीबीए का पूरा नाम है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जिनका काम क्या है, डीबीएमएस को मेंटेन करना, ताकि डीबीएमएस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब डीबीए के फंक्शंस क्या क्या है। पहला, डिसीजन रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ द डाटाबेस। ये डिसाइड करता है कि डीबीएमएस में किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। नंबर 2, प्लान स्टोरेज स्ट्रक्चर्स एंड असेस स्ट्रेटजीज।
और डीबीए ये भी डिसाइड करता है कि डाटाबेस को कैसे रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड सपोर्ट टू यूजर्स। ये डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यूजर्स डाटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं अलग अलग लेवल्स पे। नेक्स्ट पॉइंट, डिफाइन सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी चेक्स। डीबीए ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि डाटाबेस के ऊपर ऑथराइजेशन और अथेंटिकेशन चेक कैसे लगाने हैं। ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि अनऑथराइज पर्सन डाटाबेस को एक्सेस ना कर सके, डाटाबेस प्रोटेक्ट रहे। और इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डाटाबेस के अंदर सही वैल्यू एंटर हो, गलत डाटा एंटर ना हो। बैकअप एंड रिकवरी स्ट्रेटजीज। डीबीए का यह भी काम है कि डाटाबेस का बैकअप या रिकवरी कैसे लिया जाए। मान लो आप डाटाबेस पे काम कर रहे हो, उसका साथ साथ आपने बैकअप रखना है ताकि इन फ्यूचर अगर आपका डाटा खराब हो जाए तो उसको रिकवर कैसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। द डीबीए रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस। डाटाबेस कैसे काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एफिशिएंसी, वो भी डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड होता है डिजाइनर। डिजाइनर क्या है, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल यूज होते हैं जो वर्क का काम करते हैं, जो डाटाबेस का डिजाइनिंग पार्ट देखते हैं कि डाटाबेस के लिए सबसे पहले देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद वो डिजाइनिंग करते हैं कि डाटाबेस में कौन कौन सी एंटिटीज होंगी, कौन कौन से रिकॉर्ड्स होंगे, रिलेशन में कौन कौन से टेबल्स होंगे, कंस्ट्रेंट कौन कौन से चेक लगाए जाएंगे कि ताकि गलत डाटा एंटर ना हो, और डाटाबेस को देखना कैसे है, व्यू कैसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। द एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स फॉर असेसिंग डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो यूजर्स होते हैं जो डाटाबेस को असेस करने के लिए प्रोग्राम्स तैयार करते हैं। जैसे कहते हैं कि कबोल या पीएलआई लैंग्वेजेस हैं जो यूज होती हैं डाटाबेस को असेस करने के लिए। सो प्रोग्रामिंग के लिए आज और लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है। इनके थ्रू भी हम डाटाबेस के अंदर जो डाटाबेस को रिट्रीव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि डाटाबेस एक बैकएंड का काम करता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो होते हैं एक सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं डाटाबेस को असेस करने के लिए। फोर्थ पॉइंट है एंड यूजर। एंड यूजर आर द पीपल हु एक्चुअली इंटेंड्स टू यूज द डाटाबेस। ये वो लोग होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो डाटाबेस को यूज करते हैं कि यूज कैसे करना है डाटाबेस को। इसमें दो तरह के यूजर हैं, एक होते हैं कैजुअल, एक होते हैं नेवी यूजर। कैजुअल जहाँ सोफिस्टिकेटेड यूजर वो होते हैं जो ट्रेंड होते हैं कि डाटाबेस को यूज करने के लिए। ये कुछ क्वेरी लैंग्वेज यूज करते हैं डाटाबेस को असेस करने के लिए अपने कंप्यूटर पे। क्वेरी लैंग्वेज कंप्यूटर में एसक्यूएल होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आगे हम उसका टॉपिक भी कवर करेंगे। आगे नेवी यूजर। नेवी यूजर असेस डाटा थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये वो यूजर होते हैं जो एप्स के थ्रू या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू डाटाबेस को एक्सेस करते हैं। इनको क्वेरी लैंग्वेज की कोई भी नॉलेज नहीं होती। आगे है कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस सिस्टम एनवायरनमेंट। नंबर वन है हार्डवेयर। हार्डवेयर शुरू से पढ़ते आए हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं उनको हार्डवेयर बोलते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर वगैरह। सॉफ्टवेयर, इसमें कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स आते हैं जो डाटाबेस सिस्टम में यूज होते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, जैसे कि विंडोज 7 है, 8 है, 10 है, 11 है। या डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हम बोल सकते हैं माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, या एमएस एक्सेस है, जब और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। आगे है प्यूपल। इसमें यूजर्स आ जाते हैं जो डाटाबेस के साथ काम करते हैं, जैसे कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा मॉडलर्स, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एंड सिस्टम प्रोग्रामर और एंड यूजर। इनका अलग अलग पर्पज होता है डाटाबेस पे काम करने का। आगे है प्रोसीजर। प्रोसीजर्स आर इंस्ट्रक्शन एंड रूल्स टू मैनेज द डिजाइन एंड यूज ऑफ द डाटाबेस सिस्टम। इसमें इंस्ट्रक्शन या रूल्स यूज करते हैं जो डाटाबेस को मैनेज करने के काम आते हैं। डाटा हमने शुरू से पढ़ते आए हैं, इसी चैप्टर में पढ़ा है कि डाटा क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है जिसमें कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। जी आपके लिए एक्टिविटी टाइम है, कुछ आपको टर्म्स दी गई है यहाँ पे, रिजल्ट फाइल, स्कूल टीचर वगैरह। तो इसमें आपने बताना है कि कौन से हार्डवेयर है, कौन से सॉफ्टवेयर है, डाटा है, प्रोसीजर और यूजर है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपने कंप्यूटर टीचर को भी चेक करवा सकते हैं अपने आंसर्स। क्योंकि एक्टिविटी आपने खुद करनी है, जो आपको पढ़ा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपने साथ साथ एक्टिविटी अपनी करनी है, जिससे आपकी नॉलेज ज़्यादा इंक्रीज होगी। आगे है डाटा मॉडल्स। डाटा मॉडल का मतलब होता है कि डाटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर, कि कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर कैसे हम कर सकते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर डाटा मॉडल नहीं होता, इसका होता है लॉजिकल स्ट्रक्चर, कि जब हम डाटाबेस को स्टोर करेंगे उसको कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो, जब मैनिपुलेट कर सकते हो, डाटाबेस में रिलेशनशिप कैसे बना सकते हो, और कौन कौन से आप कंस्ट्रेंट या चेक उस पर लगा सकते हो। सो मॉडल इज ए रिप्रेजेंटेशन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट,
किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को आप लेके चल सकते हो, इवेंट्स को और एसोसिएशंस को। अब डाटा मॉडल में 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर पार्ट, इसमें क्या होता है सेट ऑफ रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग द डेटाबेस, कि कौन कौन से रूल्स आपने यूज करने हैं डेटाबेस बनाने के लिए। दूसरा है मैनिपुलेटिव पार्ट, इट डिफाइंस द टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट आर अलाउड ऑन द डेटाबेस, कि कौन कौन से ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे जो अलाउड होंगे। थर्ड, सेट ऑफ इंटीग्रिटी रूल्स, इसका मतलब ये चेक करेगा क्या डाटा बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। सो पहला मॉडल है रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड जो डाटा मॉडल है, ये डाटाबेस को लॉजिकली और एक्सटर्नल लेवल पे एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है। ये बताता है ये ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, जिसमें डाटाबेस एक फिक्स फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। इसमें 3 मॉडल हमारे पास आएंगे, एक होता है हायरार्किकल मॉडल, एक नेटवर्क और एक रिलेशनल मॉडल। पहले बात करते हैं हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल डाटा ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर करता है, नेटवर्क प्लेक्स स्ट्रक्चर में और रिलेशनल नॉर्मलाइज स्ट्रक्चर में। आगे डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हायरार्किकल मॉडल, ये सबसे पुराना रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल है। इसमें डाटा जो हमारा है वो ट्री के स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, जिसमें अलग अलग तरह की नोड्स होती है। जो टॉप नोड होगी उसको बोलते हैं रूट नोड, बाकी उसके अंदर चाइल्ड यूज होते हैं। इसमें 2 डाटा स्ट्रक्चर यूज होंगे, एक होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब है कि रिकॉर्ड इज कलेक्शन ऑफ फील्ड वैल्यूज, कि मान लो कि आपने कुछ हेडिंग ली है जैसे रोल नंबर, नेम, क्लास, इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट। अब उनकी वैल्यू क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, आपका नेम क्या है, क्लास क्या है, उसको बोलते हैं रिकॉर्ड। आगे है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इन दिस मॉडल ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज 1 to n। 1 to n का मतलब ये है कि हमारे पास रूट पे एक पेरेंट है और नीचे n मतलब एक से ज्यादा चाइल्ड है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर फैकल्टी लिखा आ रहा है, नीचे क्लास है जो स्टूडेंट है। फैकल्टी क्लास 1 to 1, क्लास स्टूडेंट का रिलेशन 1 to 1। लेकिन यहाँ पे क्लास के साथ 11th और 9th इसके 2 चाइल्ड हैं, तो इसको बोलेंगे 1 to n। अब ये हमारे जो टॉप वाले जो रूट नोड है, बाकी चाइल्ड नोड से। नेक्स्ट है नेटवर्क मॉडल। जो नेटवर्क मॉडल है ये नेटवर्क या प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को यूज करता है। इसमें नोड्स को कनेक्ट करने के लिए हम डायरेक्टेड ग्राफ यूज करते हैं, जिसमें नोड्स आपस में लिंक्स और आर्क्स की मदद से स्टोर होते हैं। द नोड कॉरस्पॉन्ड टू रिकॉर्ड टाइप्स एंड लिंक्स टू पॉइंटर। जो नोड्स हैं वो रिकॉर्ड्स होते हैं और जो लिंक्स हैं वो पॉइंटर्स होते हैं। जो आपका नेटवर्क मॉडल है, इसके अंदर डाटाबेस कुछ इस तरह से नजर आएगा। जैसे हमने ऊपर ट्री स्ट्रक्चर पढ़ा है, इस पे अलग अलग नोड्स हैं, जैसे 1 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, 3 2 के साथ भी है, 1 4, मतलब ये आपका हो गया नेटवर्क मॉडल। आगे है रिलेशनल मॉडल। ये मॉडल सबसे ज्यादा यूज होता है। द रिलेशनल डाटा मॉडल यूजेस कलेक्शन ऑफ टेबल्स टू रिप्रेजेंट डाटा रिलेशनशिप अमंग डाटा। जो रिलेशनल मॉडल है ये डाटाबेस को टेबल की फॉर्म में स्टोर करता है। टेबल होता है कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हर कॉलम का यूनिक नेम होता है। जो कॉलम है ये आपको वर्टिकल नजर आएंगे, जो रोज है जो हॉरिजॉन्टल होती हैं। कॉलम्स का काम है एट्रीब्यूट जहाँ फील्ड को रिप्रेजेंट करना, और रोज का काम है टप्पल जहाँ रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करना। अब देख सकते हैं कि आपको दिख रहा है, जो पूरा जो स्टूडेंट है ये हमारा एक टेबल है। अब इसके अंदर स्टूडेंट आईडी, एस नेम, एस सब्जेक्ट और मार्क्स, ये हमारे हैं फील्ड हेडिंग है जो, और नीचे उनकी वैल्यूज है। 1015 पूरा डाटा है, 1005 का है और 1001 का है। इसको बोलते हैं रिकॉर्ड या टप्पल, और टेबल को रिलेशन भी बोलते हैं। आगे एडवांटेजेस क्या है रिलेशनल मॉडल की। इजी एंड यूज टू अंडरस्टैंड, इसको यूज करना आसान है, समझना आसान है। वेरी फ्लेक्सिबल, चेंजेस आसानी से कर सकते हैं। वाइडली यूज, बहुत ज़्यादा यूज होता है। प्रोवाइड एक्सीलेंट सपोर्ट फॉर एडहॉक क्वेरीज, अगर आपने क्वेरी लगानी है उसके लिए अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। द यूजर डू नॉट हैव टू डील विद स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एसएस स्ट्रेटजी। यूजर को स्टोरेज स्ट्रक्चर और एसएस स्ट्रेटजी के बारे में नॉलेज नहीं है, वो डायरेक्ट काम कर सकता है। सिक्योरिटी कंट्रोल एंड ऑथराइजेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड मोर इजीली। अगर आपने कोई सिक्योरिटी लगानी है, ऑथराइज लगानी है, उसको आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। डाटा इंडिपेंडेंस अचीव्ड मोर इजीली विद नॉर्मलाइजेशन। इसमें नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है, उसके थ्रू जो डाटाबेस है इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है बिना किसी पे डिपेंड किए। और आगे डिसएडवांटेजेस। फॉर लार्ज डाटाबेसेस द परफॉर्मेंस डिग्रेडेड। अगर डाटाबेस का साइज बड़ा हो जाएगा तो परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट नीड्स टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्सेस। प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट के हमारे इंडेक्सेस बनाने पड़ते हैं ताकि डाटाबेस को हम फाइंड आउट आसानी से कर सकें। नेक्स्ट, द फाइल इंडेक्स मस्ट बी सर्च सीक्वेंशियली बिफोर द एक्चुअल कोड्स आर ऑब्टेन्ड।
इसमें जो क्या है कि डाटा एक सीक्वेंस में स्टोर होता है, सीक्वेंस में सर्च होता है, जिसके कारण टाइम वेस्ट होता है। आगे नेक्स्ट है आरडीबीएमएस, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम रिलेशनल डाटाबेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मतलब इसके अंदर हम जो भी काम करेंगे उसके लिए टेबल्स यूज करेंगे, जैसे आपको पीछे पढ़ाया रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में। इसमें प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट भी आएगा, आगे हम पढ़ेंगे प्राइमरी की जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं हो सकती। सो आरडीबीएमएस का मतलब जिसके अंदर हमारे पास डाटा टेबल की फॉर्म में स्टोर हो। अब इसमें कुछ टर्म्स आएंगी। नंबर 1 है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट स्टोर इन्फॉर्मेशन, मतलब इसको फील्ड भी बोलते हैं। जैसे आपने अपने टेबल में ऊपर हेडिंग लिखी है, रोल नंबर नेम क्लास, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट या फील्ड, जो आपने माइंड में रखना है। उसके बाद है टप्पल। टप्पल का मतलब होता है रिकॉर्ड। जब आप रोज के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो कोरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट के थ्रू, तो उसको बोलते हैं टप्पल। थर्ड है रिलेशन। रिलेशन बोलते हैं टेबल को। जब आप डीबीएमएस में काम करते हो सारा डाटा टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है, तो टेबल को बोलते हैं रिलेशन। तो टेबल के अंदर रोज और कॉलम्स होती हैं। सो टेबल आपका रिलेशन होता है, और जो हेडिंग होते हैं, जो कॉलम होते हैं उनको एट्रीब्यूट बोलते हैं, और जो रोज होती है उनको टप्पल या रिकॉर्ड। आगे डोमेन। डोमेन का मतलब होता है कि आपका जो फील्ड है वो किस तरह की वैल्यू ही एक्सेप्ट कर सके। जैसे मैंने लिखा है जेंडर, जेंडर के अंदर मेल फीमेल या थर्ड जेंडर आ सकता है, और के वैल्यू नहीं आ सकती, तो ये आप इसका होगा डोमेन। आगे है डिग्री। डिग्री का मतलब है कि आपके टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, उसको बोलते हैं डिग्री। उसके बाद है कार्डिनलिटी। आपके टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितने टपल्स हैं, उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। अब ये एक टेबल आपको नजर आ रहा है, जो स्टूडेंट टेबल है, जिसके अंदर नेम क्लास मार्क्स डेट ऑफ बर्थ जेंडर, ये हमारे क्या है एट्रीब्यूट। और जो नीचे नवलीन कौर कमलप्रीत सिंह, ये नीचे जो रोज नजर आए इनको बोलते हैं टप्पल या रिकॉर्ड। अब इस टेबल की डिग्री कितनी है आप बताएंगे। डिग्री इसमें देखो फील्ड कितनी है, नेम क्लास मार्क्स डेट ऑफ बर्थ जेंडर, 5। तो इसकी डिग्री कितनी है 5। अगर बात करें कार्डिनलिटी की, तो रोज कितने इसके अंदर, 1 2 3 4 5। तो आपके पास कार्डिनलिटी इसकी 5 है, और जो डिग्री है वो भी 5 है, जो 5 एट्रीब्यूट है और 5 ही टपल्स है। अब ये टेबल है, अब देख सकते हैं कि जहां पे हमारे पास डिग्री और कार्डिनलिटी चेक कर रही है। डिग्री हमारे पास कितनी होगी इसके अंदर 5, और कार्डिनलिटी होगी 4। 4 क्यों, क्योंकि इसके अंदर 4 रिकॉर्ड्स हैं। ये चीज यहाँ पे बताई गई है। आगे आपके लिए एक क्वेश्चन है, एक्टिविटी टाइम है। इस टेबल की कार्डिनलिटी बतानी है। डोमेन सब्जेक्ट का क्या होगा, डिग्री कितनी होगी टेबल की, टेबल का नाम क्या है। आप इस टेबल को स्टडी करके बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं, और इसमें कितने टपल्स हैं, और सभी एट्रीब्यूट्स का नाम बताओ। ये आप इसमें भी अपने कंप्यूटर टीचर की मदद ले सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे कीज इन डीबीएमएस। जो कीज हैं इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जब हम डीबीएमएस में काम करते हैं। तो क्योंकि टेबल में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं, हजारों लाखों रिकॉर्ड हो सकते हैं, डुप्लीकेट भी आ सकते हैं, उस चीज को रोकने के लिए हम कीज का प्रयोग करते हैं। सो पहले है प्राइमरी की। प्राइमरी की का आपको ब्रीफ आइडिया बता देता हूँ कि प्राइमरी की हम उस फील्ड पे लगाते हैं जिस पे डुप्लीकेट वैल्यू एंटर ना हो, जैसे रोल नंबर। नेम पे हम नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि नेम दो बच्चों का क्लास में सेम हो सकता है, दो एम्प्लॉयज का नाम सेम हो सकता है। सो प्राइमरी की का मतलब ये है, ये टेबल के अंदर इसको जब लगा देते हैं तो इसके अंदर ना ही डुप्लीकेट वैल्यू आएगी, ना ही नल वैल्यू आएगी। नल मतलब खाली। सो रेपिटेशन इसके अंदर नहीं होगी। उस जैसे रोल एम्प्लॉय आईडी है, रोल नंबर है, बुक आईडी है। उसके बाद है फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब है कि अगर दो टेबल्स में रिलेशनशिप तैयार करना है, डाटा हमारा दो टेबल्स में पड़ा है, तो उसके लिए फॉरेन की लगेगी। मान लो पहले टेबल में आपने रोल नंबर एक फील्ड लिया है जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी, अब सेम फील्ड आपको दूसरे टेबल में लेना पड़ेगा। अब दूसरे टेबल में जब रोल नंबर लोगे, तो पहले टेबल में भी रोल नंबर है, तो वो दूसरे टेबल के लिए फॉरेन की का काम करेगा, कि जितने रिकॉर्ड्स पहले टेबल में होंगे उतने ही दूसरे टेबल में होंगे, जिससे डुप्लीकेट वैल्यू सेकंड टेबल में नहीं आएगी, और ना ही वो वैल्यू आएगी जो पहले टेबल में नहीं है। आगे इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक डाटाबेस लैंग्वेज है। ये 1970 में डेवलप की गई थी रिलेशनल डाटा मॉडल के लिए। उस टाइम इसका नाम था SQL, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया एसक्यूएल। सो डाटाबेस के अंदर आपने किसी भी तरह की मैनिपुलेशन करनी है, उसके लिए एसक्यूएल कमांड्स यूज होती हैं।
इसके लिए जैसे अलग सॉफ्टवेयर माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है, एमएस एक्सेस है, ओरेकल है, साइबेस है, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हैं डाटाबेस के, जिसके अंदर हम क्वेरीज लगा के डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। आगे इसकी सब लैंग्वेजेस, नंबर 1 है डीडीएल। डीडीएल का मतलब है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने टेबल के स्ट्रक्चर लेवल पे काम करना है तो उसके लिए डीडीएल कमांड्स यूज करेंगे। इसके लिए हम यूज करते हैं माइस्क्ल में क्रिएट टेबल कमांड, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल या ट्रंकेट। क्रिएट टेबल टेबल बनाने के लिए, अल्टर टेबल टेबल को एडिट करने के लिए, और ड्रॉप टेबल किसी टेबल को खत्म करने के लिए, और ट्रंकेट किसी टेबल के फील्ड को डिलीट करने के लिए। आगे डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जैसे डीडीएल कमांड टेबल के स्ट्रक्चर लेवल पे यूज होती हैं, ये रिकॉर्ड्स या टपल लेवल पे यूज होती हैं। अगर आपने किसी टपल को इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, सिलेक्ट मतलब व्यू करना है, तो उसके लिए डीएमएल कमांड यूज करेंगे। आगे डीसीएल। डीसीएल का मतलब है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटाबेस के अंदर किस यूजर को परमिशन देनी है काम करने की, ग्रांट देनी है उसके लिए, और काम करने के बाद परमिशन वापस लेनी है, रिवोक करनी है, तो उसके लिए डीसीएल का यूज होता है। आगे है इंट्रोडक्शन टू माई एसक्यूएल। आपके सिलेबस में इस बार जो डाटाबेस बैकएंड सॉफ्टवेयर वो है माई एसक्यूएल। ये एक फास्ट और इजी टू यूज आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, जिसे माई एसक्यूएल लैब की तरफ से तैयार किया गया है। स्वेरिश कंपनी है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा जो डाटा है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हैं और एसक्यूएल की क्वेरीज भी लगा सकते हैं, और ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। ये देख सकते हैं कि क्लाइंट एक यूज़र है जो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और बाद में सर्वर उसका रिस्पॉन्ड करेगा जैसे ही उसने इसको डाटा दिया है। आगे कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है। जो टॉपिक हमने इस चैप्टर में कवर करे हैं उनको एक एक लाइन में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आपने इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से रीड करना है। बुक की बैक एक्सरसाइज से पहले आपको ये मिल जाएंगी, क्योंकि जब इन पॉइंट्स को आप पढ़ोगे तो आप जो पढ़ के आए हो आपको जो टॉपिक है वो अच्छी तरह याद हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कुछ और पॉइंट्स हैं जो अभी हमने कवर करे हैं, सामने देख सकते हैं। इसके बाद है इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप देख सकते हैं जहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद यहाँ पे आपके पास है फुल फॉर्म्स। इनकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी हुई है। आप 11th क्लास की प्ले लिस्ट खोल के ये टॉपिक भी अच्छी तरह देख सकते हो। उसके बाद इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इनकी वीडियो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में अपलोड किए गए हैं, और आप खुद भी देखिए और बाकी आगे शेयर भी कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहाँ अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।